मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की थी तो ऑनलाइन जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है जीएस से ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसको चलाया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जिन जंपों के ऊपर जीएस का इंजन नहीं लगता है, फ्रेम नहीं लगता, वहाँ पे ये टच होती है और लगती है ये। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है ये मुझे जीएस से कम लगती है, क्योंकि ये चीज़ जो है इसकी जंपों के साथ टच होती है। डेली बेसिस पे दोनों ही को स्टार्ट करता हूँ सुबह के टाइम ना। तो जीएस में तो ये होता है कि उसको सेल्फ देने के बाद आपने कम से कम भी 10 मिनट तो पेट्रोल का नाश्ता करवाना ही है। नाश्ता तो ये बाइक जो है वो डबल के लिए नहीं है। अगर आप इस पे सामान भी कैरी करते हैं, फिर पिलियन राइडर भी बिठाते हैं, तो आपको ये वो मज़ा नहीं देगी जो आपको ये सिंगल में देगी ना। और अगर आप इस पे फिर जाते 7000 आरपीएम या उससे ऊपर, तो ये आपका 19-20 एवरेज आता है फिर पर लीटर पे। सर मुँह इस तरफ कर लें अब। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये हैं जी हमारे आसिफ भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जो होंडा 125 से GS 150 पे आए। GS 150 से डायरेक्ट जंप किया, होंडा से जंप किया, यहाँ पे आए, यहाँ से जंप किया, यहाँ पे आए, RX3 पे आए। होंडा 125 से लेके RX3 तक का इनका जो सफ़र है टूरिंग में वो कैसा रहा, स्पेशली हम कोशिश करेंगे कि ये जानें कि RX3 जो ये तकरीबन 6 मंथ से यूज़ कर रहे हैं, तो 6 मंथ से इनका RX3 के साथ सफ़र कैसा रहा ये जानने की कोशिश करेंगे। सर मुँह इस तरफ कर लें अब। ये हैं जी हमारे आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। तो आसिफ भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन कोई 2 साल पहले। मेरे से ये GS का काम करवाने आए थे तब से अल्लाह का शुक्र है वक्तन फ़वक्तन ये जो भी बाइक लेते हैं उसका काम करवाने के लिए आते रहते थे। अब मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कब से आप टूरिंग कर रहे हैं? मैं टूरिंग तकरीबन 7 साल हो गए। 2014 से मैंने अपनी टूरिंग स्टार्ट की थी। मैं कराची में होता था, तो बलूचिस्तान में सबसे पहला मेरा ट्रिप था कुंडमलीर का। ठीक है। ये हमने 14 अगस्त को किया था। ठीक है। और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन में मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस को विज़िट करता रहा हूँ, और तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यू टूरिंग कर रहा हूँ। तो तब आपका जो टूर था वो किस पे था, कौन सी बाइक पे था? सबसे पहले जब मैंने टूरिंग स्टार्ट की उस वक्त मेरे पास CG 125 थी, उसके साथ मैंने टूरिंग स्टार्ट की है। फिर मैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गया, ऑन रोड भी किया, उस पर ऑफ रोड भी किया है, लॉन्ग टूर भी किए हैं उस पर। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो इशू आता था वो कंफर्ट का आता था कि वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी उसमें ना। उसके बाद फिर मैंने GS 150 SC ली है, उसमें एज़ कम्पेयर टू 125 बहुत ज़्यादा कंफर्ट थी वो ना। ठीक है। लेकिन वो अंडर पावर होती, क्योंकि मैं डबल में फैमिली के साथ ट्रेवल करता हूँ, उसके अलावा फिर लगेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अंडर पावर फील होती थी मुझे। तो उसके बाद फिर मैं RX3 पे स्विच किया। इसी वजह से डायरेक्ट मैंने इतना लॉन्ग स्विच किया कि ये एक तो कंफर्ट जोन इसका अच्छा है, इसके अलावा क्या नाम है इसका, अंडर पावर नहीं है ये ना। इस पर तकरीबन मिनिमम वेट कैरी किया जा सकता है ईज़िली। बेसिकली मेरा इरादा RX1 का था। एक तो ये कि वो प्राइस रेंज के अंदर थी, दूसरा रीज़न ये था कि वो लाइट वेट थी इससे, और तीसरा रीज़न ये था कि वो मुझे थोड़ी पसंद भी थी बाइक। लेकिन मेन मसला, चूँकि मैंने जैसा अभी पहले बताया कि अंडर पावर का इशू था, तो फिर मैंने दोस्तों के साथ भी मशवरा किया। जो मुझे RX1 पसंद थी, उसके ऑनर से भी मैंने मशवरा किया, उसको पता है कि मैं टूरिंग करता हूँ तो किस तरह से करता हूँ, कितना लगेज होता है। उसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि क्योंकि जब अंडर पावर का इशू है तो RX1 के अंदर भी अंडर पावर का इशू आना है, क्योंकि वो 200 सीसी इंजन का 250 सीसी इंजन है। तो इस वजह से जो है ना, ये वो इशू मुझे वहाँ पे फेस नहीं होगा जो RX1 में हो सकता था। इस वजह से फिर मैंने दोस्तों के मशवरे और आगे पीछे थोड़ा सर्चिंग करने के बाद RX3 पे स्विच किया डायरेक्टली। हाँ, आपका ये फ़ैसला बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इस बाइक को मैंने भी चलाया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका फ़ैसला जो है वो बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि अगर आप GS 150 के बाद RX1 पे जाते
तो मेरे ख्याल में आपको इतनी चेंजिंग लगनी थी जितनी आप CG125 के बाद GS150 पे आते हैं। आप GS150 के बाद डायरेक्ट RX3 पे आए हैं, तो ये आपका अच्छा फैसला है, आपको अंडर पावर का इशू नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। अब मैंने भी ये चलाई है। अब इस पे आपने कोई ट्रिप किए हैं? मैंने इस पर अभी तक ऐसा कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं किया है। इस्लामाबाद के 2-3 ट्रिप कर चुका हूँ मैं, फैमिली के साथ किया है, और इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में गया हूँ, फिर मरी नथिया गली तक गया हूँ मैं। तो मुझे अभी तक बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट रहा है और मैं अभी तक सेटिस्फाइड हूँ इससे ना। राइड इसकी बहुत कंफर्ट है, स्मूथ राइड है, थकावट नहीं होती जो इवन GS150 पे भी हो जाती थी। GS150 पे या दूसरी बाइक्स पे ऐसा आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है आप बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं। इस पे जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है आप बाइक के अंदर बैठे हुए हैं, कंफर्ट जोन के अंदर है आप। सिटिंग पोस्चर इसका बहुत मज़ेदार है, बहुत सॉफ्ट है ना सीट। वाह ज़बरदस्त है यार, वैसे आला चीज़ है। अब मुझे ये बताएं, GS150 पे जब ट्रैवल करते थे फैमिली के साथ, क्योंकि वो बाइक इसके मुकाबिल थोड़ा लाइट वेट है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लाइट वेट है, इसके कंपेयर करें तो उस पे टूरिंग करते हुए बंदे को ये नहीं फील होता कि यार मैं थोड़ी बड़ी बाइक पे हूँ, और नॉर्मल बाइक जैसी आप उस पे क्रूज़ कर लेते हो, ट्रैफिक में से इधर उधर आराम से गुजर जाते हो, जिग-जैग कर लेते हो। इस पे जब आप ट्रैवल कर रहे थे GT रोड पे तो आपको ट्रैफिक में से गुजरना नहीं पड़ता। जब आप मरी रोड पे जाते हैं या नथिया गली वाली साइड पे जाते हैं, या इवन आप इस्लामाबाद पिंडी में से जब गुजर रहे होते हैं आगे जाने के लिए, तो तब तो ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है। ट्रैफिक में से गुजरने में इसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस इसमें यह है कि हमारे GS की जो हैंडलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें यह कि हैंडल इसका ज़्यादा मूव नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्न लेने पड़ते हैं। बाकी जितने इसके साइड बॉक्सेस है हमारे GS के अंदर, जितने साइड बॉक्सेस लगे तो तकरीबन इतने करीब ही उसका स्पेस बन जाता है, तो स्पेसिंग का तो इशू नहीं है। लेकिन बस ये है कि हमें जब भी ट्रैफिक से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है साइड वगैरह का ना। जब हम टूर्स करते हैं GS150 पे या CG125 पे, तो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो सबके लिए मैटर करती है, वो होती है फ्यूल एवरेज जी। तो मुझे ये बताएं, आप GS पे भी ट्रैवल करते रहे हैं, GS पास है या बेच दी है? इस GS अभी मेरे पास ही है, मैं GS भी यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सिटी यूज़ के लिए GS रखी हुई है, इसको मैं लॉन्ग टूर पे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि फ्यूल एवरेज की अगर बात करें, इस पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो फ्यूल कॉस्ट क्या आ रही है? फ्यूल कॉस्ट मैंने इसका वैसा अभी एक्यूरेट तो नहीं निकाला, लेकिन आई गेस ये 22-23 ईजिली दे रही है, 24 तक भी देती है लॉन्ग रूट पे ना। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। अगर आप 6000 RPM के ऊपर या 6500 RPM तक 100-105 की स्पीड रखते हैं तो ये आपको 24 ईजिली दे देती है एवरेज ना। और अगर आप इस पर फिर जाते 7000 RPM या उससे ऊपर तो ये आपका 19-20 एवरेज आता है फिर पर लीटर पे, कि 5-6 हज़ार RPM तक कोई भी नहीं रहता। जब आप टूर्स पे होते हो फिर आपको पता नहीं चलता आपका RPM कब 8000 पे चला जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम एक एवरेज कॉस्ट निकालें तो मेरा ख्याल है पर लीटर इसकी आएगी कोई 18-19 ही आ रही होगी। तकरीबन 21 लगा ले, एवरेज 21 बनती है इसकी। कहीं स्लो हो गए, कहीं तेज़ हो गए, ठीक है। 21 से 24 के दरमियान आपको एवरेज मिलता है। ये बताएं कि इसको जब आप 100 पे चलाते हैं मुसलसल, तो इसकी रोड ग्रिप आपको कैसी मिलती है? नहीं, रोड ग्रिप तो इसकी अच्छी होती है, ना स्किड करती है, ना ऐसा लगता है कि ये रोड आपका छोड़ रही है। ये कंटिन्यूसली लगता है कि ये बिल्कुल स्मूथली जा रही है रोड के ऊपर ना। टायर का मोटा होना भी डिपेंड करता है, क्योंकि साथ साथ मोटा टायर है आपकी तो ग्रिप अच्छी रहेगी। उसके अलावा बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 175 kg ड्राई वेट है इसका आई गेस। और दोनों चीज़ें मैटर करती हैं इस पर। अगर लाइट वेट होती तो तब भी जैसा आप बता रहे हैं तो थोड़ा वो इशू आ सकता था, लेकिन चूँकि इसका वेट बहुत ज़्यादा और टायर चौड़े हैं तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं रोड ग्रिप के लिए। आपको कितना अरसा हो गया इस बाइक को यूज़ करते हुए? मुझे तकरीबन 7 to 8 मंथ हो गए इसको यूज़ करते। 8 मंथ्स में मुझे ये बताएं कि इस बाइक को आपने चलाया, इसने कोई काम निकाला? नहीं, काम तो इसने कोई भी नहीं निकाला। इसको परचेज़ करने के बाद बस इसमें थोड़ा लाइटिंग का काम करवाया। वो तो मेरी अपनी विश थी कि मुझे कितनी लाइटिंग चाहिए जब मैं हाईवे पे निकलता हूँ, क्योंकि हम मोस्टली नाइट टाइम में सफ़र करते हैं तो रात के वक्त जो है हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है हाईवे के ऊपर। तो वो मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा LED इंस्टॉल की हैं। उसके अलावा मुझे इसमें मैकेनिकल सच कोई इशू नहीं निकला। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है कि आपको अली एक्सप्रेस से पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं, या लाहौर में एक जगह अवेलेबल है आपको वहाँ से पार्ट्स अवेल करने पड़ते हैं। वहाँ पे भी बेसिक पार्ट्स हैं जो डेली रूटीन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपकी क्लच और एक्सीलेटर वायर्स हो गई, और इसके अलावा ऑयल फ़िल्टर हो गया, ऑयल हो गए, और इस चेन
इस पॉकेट का सेट हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो उनके पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी चीज़ें चाहिए तो वो फिर आपको अली एक्सप्रेस से ही मंगवानी पड़ेंगी। ये बाइक वाटर कूल्ड है। आपको एक नॉर्मल बाइक जो आप चलाते थे, चले मैं GS का नाम ले लेता हूँ, वो जब आप रश में चलाते थे गर्मियों में, उसके चलाने में और इसको रश में चलाने में और उसके बाद लॉन्ग रूट पे चलाने में क्या आपको फील होता है कि ये बाइक गर्म होती है कि नहीं? इसमें एक हीटअप का तो इशू है कि अभी तो चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पे वो इशू इतना फेस नहीं होता, लेकिन गर्मियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा हीट करती है। अगर आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं तो उस वक्त तो इसकी हीट फील होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रैफिक जैम के अंदर चला रहे हैं या आप ट्रैफिक में स्टक हो गए तो फिर इसने भून देना आपको, बहुत हीटअप होती है ये। लेकिन ये कि हमने इस पर भी जुगाड़ की थी, सेंसर इसका हमने चेंज करा है, बिल्ड ओरिजिनल सेंसर के अलावा दूसरा डाला है जो कि इसको 3 पॉइंट पे जाने नहीं देता। जैसे ही 2 पॉइंट होते हैं तो वो इसका फ़ैन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से इसके हीटअप पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको कैसा लगा? जब आप 100 पे जाके ब्रेक लगाते हैं, मोस्टली मसला होता तो यही है ना कि जब आप 100 पे जाके ब्रेक लगाते हैं, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए तो बाइक इतनी आसानी से नहीं रुकती, और अगर रुके आप एकदम से ब्रेक लगाएं तो बाइक स्किड भी कर जाती है। तो इसके बारे में मुझे आप बताएं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ब्रेकिंग का? ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। फ्रंट डिस्क ब्रेक जो इसका डुअल पिस्टन कैलिबर है, रेयर ब्रेक जो है वो सिंगल पिस्टन कैलिबर है। तो चूँकि बाइक का वज़न भी बहुत ज़्यादा, फिर जब हम टूरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा लगेज भी होता है, और आपके पास जब बाइक पे वज़न ज़्यादा हो और आप 100+ स्पीड पे जा रहे हो तो बाइक को रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि ड्रम ब्रेक सिस्टम के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। इवन नॉर्मल GS भी है वो भी नहीं रुक पाती है। लेकिन इसके जो फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक सिस्टम इन्होंने दिया है, इसकी वजह से इसको 100+ के ऊपर भी रोकना काफ़ी आसान हो जाता है। ये इजीली रुक जाती है जहां हमें रोकनी होती है। ये है EFI बाइक, ठीक है, EFI इंजन है। जो कार्बोरेटर वाली है ना, उसको मैं एक सादा बाइक बोलूँगा, नॉर्मल बाइक। तो मैं जितनी बार भी नॉर्मल बाइक कहूँगा उससे मुराद GS या 125 होगा, ठीक है, उससे मुराद ये नहीं होगा। ये मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ। तो एक नॉर्मल बाइक जो है उसको हम सर्दियों में अगर सुबह स्टार्ट करते हैं तो वो उसका इंजन हमें गर्म करना पड़ता है, समटाइम 2-2, 3-3 मिनट एक्सीलेटर करके या चौक खींच के हमें रखना पड़ता है। इसको जब आप सर्दियों में सुबह स्टार्ट करते हो तो क्या फीलिंग आती है? क्योंकि आपके पास इस वक्त GS ऑलरेडी है, तो GS में और इसमें जब आप सुबह स्टार्ट करते हो आपको क्या फ़र्क है? क्योंकि मेरे पास दोनों है तो मैं तकरीबन डेली बेसिस पे दोनों ही को स्टार्ट करता हूँ सुबह के टाइम ना। तो GS में तो ये होता है कि उसको सेल्फ देने के बाद आपने कम से कम भी 10 मिनट तो पेट्रोल का नाश्ता करवाना ही है। नाश्ता तो इसमें जो उसमें ये होता है कि फिर आप थोड़ी देर जो ना उसकी एक्सीलेटर को खींच के रखें ताकि ये कि स्पीड थोड़ी तेज़ हो तो वो फिर स्टेबल हो जाए आपके ना एक्सीलेटर के ऊपर। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें तो आप एक सेल्फ दे स्टार्ट हो जाए तो ये उसी एक्सीलेटर के ऊपर खड़ी रहेगी। और ये एज़ कम्पेयर टू GS या 125 ये जो है ना तकरीबन 30 सेकंड के अंदर जो है ना वार्म अप हो जाती है, और आप 1 मिनट के अंदर जो है ना ये दो पॉइंट तक ईज़िली पहुंच जाती है। फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सीलेटर दें तो आई थिंक 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये आपके 2 पॉइंट पे आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गर्म किए बिना बस स्टार्ट करके 10 से 15 सेकंड में भी आप इसको ट्रैवल शुरू कर देते हैं ना, तो आई गेस इसमें इतना इशू आएगा कि नहीं, क्योंकि ये तब भी इसका जितनी GS ने गर्म होना है इसने 10 से 15 सेकंड में उतना हो जाना है गर्म। इसका सस्पेंशन जो है उससे आप कितने मुतमिन हैं, कैसा लगा आपको? आप मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप टूर्स पे होते हैं, जब आप लॉन्ग रूट पे होते हैं तब, और जब आप ऑफ रोड करते हो तब, दोनों सूरतों में आप इसके सस्पेंशन से कितने सेटिस्फाइड हो? सस्पेंशन तो इसकी अच्छी है काफ़ी। ऑफ रोड के ऊपर भी, ऑफ रोड मैंने अभी इसके ऊपर कोई इतना हार्ड ऑफ रोड किया नहीं है, नॉर्मली ऑफ रोड किया है तो उसके ऊपर मुझे अभी ये सही लगी है सस्पेंशन ना। और ऑन रोड के ऊपर तो बेहतरीन है। लेकिन मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये बाइक जो है वो डबल के लिए नहीं है। अगर आप इस पर सामान भी कैरी करते हैं, फिर पिलियन राइडर भी बिठाते हैं, तो आपको ये वो मज़ा नहीं देगी जो आपको ये सिंगल में देगी ना। तो फिर ये बाइक आपको थोड़ी लगेगी कि मतलब ये कि कंफर्ट जोन की बात करें तो आपको वैसा मज़ा नहीं आएगा जो सिंगल में आएगा। ये चीज़ है इसके अंदर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का मसला है या कोई और वजह है? वेट ज़्यादा होने की वजह से बाइक की स्पीड में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। किस तरह आप ये कह सकते हैं, मतलब कि ये सिंगल पे ज़्यादा मज़ा देगी, पिलियन राइडर पे ये इतना ज़्यादा मज़ा नहीं देगी?
देखिए, अगर किसी बंदे का है वेट 65 to 60, तो उसके अंदर जो है ना, ये अगर इस तरह के 2 बंदा आप बिठा लेते हैं तो वो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा बैठता है 90 kg का, एक बैठता है 120 kg का, तो उसमें ये मज़ा नहीं देगी, क्योंकि मोनोशॉक है इसका। तो फिर जो है ना, सस्पेंशन इसके ऑलरेडी बैठे हुए होंगे बहुत ज़्यादा। फिर जो चीज़ मैंने अभी एक इशू फेस किया है ना, वो ये कि जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वेट कैरी हो और आप हेवी बंदा बिठा लें, तो इसका जो रेयर टायर है ना, वो टॉप के ऊपर मडगार्ड के साथ टच होता है। अच्छा, ये मेरी बाइक के साथ हुआ ऑलरेडी, ये चेक कर सकते हैं आप पीछे। हाँ, चेक कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका फेंडर जो है टायर के साथ अच्छा खासा स्क्रैचेस आए हुए हैं इस जगह पे। ये एक चीज़ है जो मैंने फेस की है। इसके अलावा एज सच मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये या तो सिंगल बंदा अगर इसके ऊपर ट्रैवल करता है तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर डबल बंदे करते हैं तो फिर कोशिश करें कि वेट मिनिमम कैरी करें, और जो आपके साथ पिलियन बैठ रहा है वो और आपका वज़न भी कम ही हो। टूरिंग बाइक अगर आप रखते हो, शौक रखते हो टूरिंग का, तो फिर आपको लगेज बॉक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ जो लगेज बॉक्सेस आए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इनकी कैपेसिटी के हिसाब से, इनकी क्वालिटी के हिसाब से? ये जो इसके साथ बॉक्सेस लगे हुए हैं, क्वालिटी तो इनकी अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं। जो राइट साइड वाला बॉक्स है, ये सिलेंसर की वजह से आधे से ज़्यादा स्पेस तो इसकी वैसे ही कम हो गई। तो इसके अंदर हम बेसिक टूल्स वगैरह रख लेते हैं बाइक के, जो कि आपके जब भी आप टूरिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि टूल आपके जो है ईज़ी टू एक्सेस हों। ऐसा ना हो कि सामान के नीचे आपके टूल दबे में और कोई इशू आता है तो आप सारा सामान खोल रहे हैं फिर टूल निकाल रहे हैं। तो ये बॉक्स उसके लिए यूज़ किया जा सकता है कि आपने यहाँ पे सारे टूल्स अपने रख लिए। जो दूसरा इसका बॉक्स इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर आ जाता है काफ़ी सामान, लेकिन जो इसका टॉप बॉक्स था, जैसे ये देख रहे हैं, मैंने रिमूव किया हुआ और इसकी डिफरेंट बेस लगाई हुई है। उसकी वजह यही है कि इसका जो टॉप बॉक्स है, रियर बॉक्स, ये काफ़ी छोटा था, तो इसको मैंने निकाल के अपने GS का पुराना टॉप बॉक्स इंस्टॉल किया जो कि 56 लीटर का है। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि उसके अंदर मेरा अच्छा खासा सामान आ जाता है। इसका जो टॉप बॉक्स था वो कितने लीटर्स का था कैपेसिटी के? उसका मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन आई गेस वो इतना ही है, जितना ये है ना, इतना ही वो टॉप बॉक्स है। ठीक है, तो फिर तो बहुत कम सामान आएगा। फिर आपने 56 लीटर्स वाला रख दिया जो GS पे लगा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ भाई, कोई भी बाइक जब आप लेते हो, उसको जब आप 5-6 महीने चलाते हो तो फिर जाके आपको पता चलता है इस बाइक में अच्छी चीज़ कौन सी है, बुरी चीज़ कौन सी है। तो मुझे आप ये बताएं कि इसको आपने 8-9 महीने यूज़ कर लिया है, अच्छी चीज़ें तो हमने इस पर डिस्कस कर ली, इसमें बुरी चीज़ें कौन सी हैं जो आप कहेंगे कि यार इसमें RX3 बनाने वालों को, मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, मेन चीज़ तो अब ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इसके अंदर हर एक का अपना पर्सनल व्यू होता है। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि सबसे पहले इनको अपने टॉप बॉक्स को इम्प्रूव करना चाहिए कि टॉप बॉक्स का साइज़ इनका बहुत छोटा है। चूँकि ये बाइक है ही स्पेशल टूरिंग के लिए, तो इसके लिए इनको लगेज कैपेसिटी ज़्यादा देनी चाहिए, जिसमें ये हो सकता है कि ईज़िली बंदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़रूरत का सामान जो है वो कैरी कर सके। क्योंकि हम 10-15 दिन के टूर के लिए जाते हैं, तो 10-15 दिन का सामान आपका जो है वो इन 2 बॉक्सेस के अंदर आने पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको लाजमी एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट जो है टॉप बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा सेफ्टी के हवाले से बात की जाए तो सेफ्टी के हिसाब से ये कंपनी फिटेड नहीं है। अगर ये हैंड गार्ड्स कंपनी फिटेड होते तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते, ये हमको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करने पड़े। इसी वजह से जब ये बाइक टूरिंग पर्पज़ के लिए, तो इसकी हेडलाइट भी इतनी ख़ास नहीं है, इनको हेडलाइट इंप्रूव करनी चाहिए। या तो ये हेवी ड्यूटी हेडलाइट इसके अंदर इंस्टॉल करें, या तो फिर ये इसके साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा LED लाइट जो कंपनी फिटेड हो, तो हमें ये कि इसके अंदर ऑल्ट्रेशन ना करना पड़े, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चौथा जो इसका मुझे डिसएडवांटेज लगा है वो ये लगा है हीटअप का। ये हीटअप जो है ना वो बहुत जल्दी कर जाती है अगर आप किसी ट्रैफिक वाली जगह पे चला रहे हैं या सिटी के अंदर चला रहे हैं, स्पेशली गर्मियों के दिनों में। तो और 5वां जो है ये इसका वेट का है कि वेट इसका चूँकि बहुत ज़्यादा और हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक जो 5.5 इंच की या उससे नीचे के बंदे वो इसको चलाने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर इसका वज़न थोड़ा कम कर दें और इसका थोड़ा सा सीट की हाइट जो है वो कम कर दें, तो आई थिंक फिर ये कि ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग जो इसको चला सकते हैं। छठी चीज़ जो मुझे इसके अंदर इशू फील हुआ, आई डोंट नो कि ये है या नहीं, लेकिन मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की थी तो ऑनलाइन जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है GS से
ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसको चलाया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जिन जंपों के ऊपर GS का इंजन नहीं लगता है, फ्रेम नहीं लगता, वहाँ पे ये टच होती है और लगती है ये। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है ये मुझे GS से कम लगती है, क्योंकि ये चीज़ जो है इसकी जंपों के साथ टच होती है। बाकी ओवरऑल तो माशाल्लाह से ये बहुत बेहतरीन मशीन है टूरिंग के लिए और रिकमेंडेड है। चलें आसफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप लोगों ने वीडियो देखी है, मैंने तो कोशिश की है कि आसफ भाई से हर सवाल कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ भूल गया हुआ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आसफ भाई से हम उसका भी जवाब ज़रूर जान लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।